कि कुंडली में कैसे देखें कि ग्रह को मदद मिल रही है। ये उनके लिए कंफ्यूजन का विषय था। अक्सर मैं कह देता हूं कि चंद्रमा को यदि मंगल की मदद मिले या गुरु की मदद मिले या सूर्य की मदद मिले तो ये मदद के क्या मायने हैं, तो हम उसको कैसे देख सकते हैं, किस तरीके से देखा जाता है। इसके लिए सभी लोग एक कुंडली बना लीजिए। आज मैं एक एग्जाम्पल कुंडली दे रहा हूं। आप लोगों ने उसको समझना भी है, प्रिडिक्शंस कभी करना है, पर सबसे पहले हमने बेसिक चीज करनी है। मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूं। ये आप लोग इस कुंडली को लिख लो, सभी लोग अपने अपने रजिस्टर में। आज हम सीखेंगे कि जन्म पत्री को कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है। पहले भाव में गुरु है, दूसरे में सूर्य बुध है, चौथे में शनि राहु है, सातवें में मंगल है, नौवें में चंद्रमा है, 10वें में केतु है और 12वें भाव में शुक्र है। तो सबसे पहले लाल किताब के अनुसार हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए, क्या चीज देखनी चाहिए। आप में से किसी को समझ आए तो सिर्फ हैंड रेज करेगा। और हाँ, वर्षुली जी बताइए। जी सर, सबसे पहले गुरु की हम लोग स्थिति देखेंगे। गुरु बहुत पहले बढ़िया। भाव में है। पहले भाव में बहुत बढ़िया रहता है। जी। और उसको चंद्रमा की भी मदद मिल रही है क्योंकि वो नवम भाव में है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। और मंगल भी सप्तम में है, तो उसकी भी उसको मदद मिल रही है। और वेरी केतु जो है वो लेकिन गुरु के आगे है, गुड। तो गुरु के। उसकी वजह से थोड़ा डेंट लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर पहले तो वर्षुली जी ने बहुत ही अच्छा बताया और बहुत अच्छा इन्होंने सीखा है। अब हमें ये समझना है कि जब हम गुरु ग्रह को देख रहे हैं तो गुरु के 3 ग्रह जो हैं उनके परम मित्र ग्रह चंद्रमा, मंगल और सूरज। चंद्र मंगल सूरज ये जब भी गुरु से केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे, ध्यान से रखिए, गुरु ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में क्यों ना बैठा हो। फिर से बोल रहा हूं, गुरु ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में क्यों ना बैठा हो, उससे केंद्र में या उससे त्रिकोण में अगर बैठे हैं इनके मित्र ग्रह, तो वो ही मित्र ग्रह इनको मदद पहुंचाने का काम करे। अब देखें, हम फिर से वहीं पर चलते हैं कि मित्र ग्रह क्या है और कौन से भाव। आपके सामने हमारी बात हुई कि एक तो चंद्रमा इनका मित्र ग्रह है और मंगल इनका मित्र ग्रह है और इनका सूरज भी मित्र ग्रह है। पर हमारा सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि गुरु से केंद्र, गुरु से केंद्र का मतलब है जैसे गुरु फर्स्ट हाउस में बैठा है तो जो भी चौथे भाव में बैठा होगा, जो भी सातवें भाव में बैठा होगा, जो भी 10वें भाव में बैठा होगा, 1, 4, 7, 10, जिन्हें वैदिक ज्योतिष में केंद्र कहा गया है और लाल किताब में बंद मुट्ठी के खाने, बंद मुट्ठी के खाने, 1, 4, 7, 10 भाव को ही बंद मुट्ठी के खाने बताया गया। बंद मुट्ठी के खाने। अब समझ में आया?
गुरु के जो भी मित्र ग्रह बंद मुट्ठी के खाने में आ जाएंगे, 1 में, 4 में, 7 में, 10 में, वो गुरु को मदद पहुंचाने का काम करेंगे। चाहे वो चौथे में बैठे, चाहे 7वें में बैठे, चाहे 10वें में बैठे। अब यहां पर केवल एक ही ग्रह है जो बंद मुट्ठी के खाने में बैठा है। कौन सा है वो? मंगल है। ये अब आपको समझ में आ गया, मंगल है। तो मंगल गुरु को मदद पहुंचाने का काम करेगा ही करेगा, यानी कि एक तरह से उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा। दूसरा क्या था? गुरु जहां पर बैठा हुआ है उससे 5वें भाव में और उससे 9वें भाव में। 5वां ये भाव है और 9वां ये है जहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है। 5वां भाव, 9वां भाव। अगर इन पंचम या नवम में भी गुरु का मित्र बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से वह गुरु को मदद करेगा ही करेगा। अब इसके मायने क्या है, हम इसको कैसे समझें? यहां पर हमें क्या चीज समझ में आई कि कौन कौन से ग्रह हैं जो इनको मदद कर रहे हैं? तो हमारे पास 2 ग्रह ऐसे निकल के आए हैं जो डायरेक्ट खुलकर के सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ग्रह चुपचाप मदद पहुंचाते हैं कुंडली के अंदर, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम उनकी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि साहब ये 2 ग्रह तो हैं जो कुंडली में मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो है चंद्रमा और मंगल। अब हम आगे बढ़ते। हमारा काम था गुरु ग्रह को का अध्ययन करना कि कुंडली का गुरु कैसा है। तो जब भी ये दिमाग में हमारे प्रश्न आता है कि कोई ग्रह कुंडली में कैसा है, तो पहली चीज किस भाव में बैठा है। तो निश्चित रूप से वो कुंडली के तख्त पे बैठा है। तख्त यानी सिंहासन। फर्स्ट हाउस कुंडली का सिंहासन होता है। और मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था, वर्षफल में या आपकी मेन कुंडली में जो भी ग्रह फर्स्ट हाउस में आ जाता है वो उस कुंडली का राजा होता है। वो बात अलग है कि राजा आपके लिए फेवरेबल है कि नॉन फेवरेबल है, वो बात अलग है। अगर राजा फेवरेबल होगा तो वो आपको जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा, और राजा अगर अनफेवरेबल होगा तो वो आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर सकता है। अब गुरु यहां पर लगन में आया है, तो लगन का गुरु कैसा? तो हमें देखना पड़ेगा ये पहला भाव किससे बनना है। तो सूरज से और मंगल से बना है। सूरज और मंगल दोनों ही गुरु के मित्र हैं। तो हम कहेंगे कि पहली परीक्षा में तो गुरुजी पास हो गए एकदम से, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में थे और फर्स्ट हाउस में ये किंग बन गए, बेस्ट प्लेस के ऊपर आ गए। तो गुरु बहुत अच्छा हो गया देखने भर से ही। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र पर। गुरु को और किस तरीके से डेंट लगता है उस बात पे चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि जो गुरु का शत्रु ग्रह है, राहु, बुध, शुक्र, अगर उन तीनों में से कोई भी ग्रह दूसरे में, 5वें में, 9वें में, 11वें में, 12वें में होगा तो गुरु में कुछ कमजोरियां आ जाएंगी। अब समझना है कि कुंडलियां कैसे काम करती हैं। कमजोरियां आ जाएंगी। तो यहां पर कुंडली के दूसरे भाव में बुध बैठा है और 12वें भाव में शुक्र बैठा है, पर राहु इन भाव में नहीं बैठा हुआ। इसका मतलब वो गुरु को बुरी तरीके से डेंट नहीं मारेगा, पर डेंट लगा है। 20-30% डेंट लग गया। कलयुग के जमाने में 20-30% डेंट लगना कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। पर अगर वही केस महिला का हो जाए तो कई बार ये गलत भी साबित हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब गुरु से हम देखते क्या क्या चीज है। अब हमें इतना तो समझ में आ गया भाई, इतना तो डेंट गुरु को लग गया है। गुरु से हम देखते हैं ओवरऑल एजुकेशन,
गुरु से देखते हैं हम वह अच्छी वेल्थ, गुरु से हम देखते हैं धन का संचय, गुरु से देखते हैं हम पति, चरित्र, पुत्र संतान, ये सब चीजें हम गुरु से देखते हैं। और गुरु से देखते हैं हम ज्ञान, गुरु से देखते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान के प्रति जो श्रद्धा होती है वो हम गुरु ग्रह से देखते हैं। ये चीज हम सभी लोग जानते हैं। अब जो डेंट लगा है, वो डेंट को क्या कोई पूरा करने वाली शक्ति भी है, यानी उस दोष का निवारण करने वाला भी कोई है? तो अब ध्यान रखिएगा, जब भी ग्रह को अपने मित्र ग्रह की मदद प्राप्त होती है तो वो काफी हद तक उस दोष को दूर कर देता है। तो पहले जो सबसे ज्यादा बंद मुट्ठी के खाने को पकड़ो आप, बंद मुट्ठी के खाने में मंगल बैठा है, और मंगल गुरु को मदद देगा ही देगा। अब ये बात बेशक लाल किताब में नहीं लिखी, पर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, आपको स्पेशल सिखा रहा हूं ताकि आपको प्रेडिक्शन करना आ जाए, आपको कुंडली का विश्लेषण करना आ जाए। ये चीजें कई बार बहुत स्पष्ट तौर पे लिखी नहीं जाती, पर की ऐसे ही जाती, बिना इसके कोई तोड़ नहीं है आपके पास। जब मंगल गुरु को मदद पहुंचाने का काम करेगा तो गुरु में ताकत आ जाएगी, क्योंकि मंगल ताकत का प्रतीक है, अथॉरिटी का प्रतीक है, और गुरु उच्च पद का प्रतीक है। दूसरा ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो आप क्या कहेंगे? गुरु की बुनियाद में चंद्रमा बैठा है, जो कि परम मित्र है इसका। गुरु की बुनियाद में जब भी चंद्रमा बैठेगा तो गुरु को बहुत ज्यादा मदद पहुंचाने का काम करेगा। और दो ही ग्रह डेंट मार रहे हैं, एक तरफ बुध बैठ के डेंट मार रहा है, एक तरफ शुक्र बैठ के डेंट मार रहा है, और दो ही मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जीवन में जब भी गुरु को कभी भी डेंट लगेगा बुध और शुक्र से, तो उसकी पूर्ति करने के लिए मंगल और चंद्रमा मदद देंगे। अब यहां पर मैं एक और बात कहता हूं, आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये घटना ना हो, या ये कौन सी घटनाएं होंगी? तो मैं कहूंगा दोनों ही बातें घटित होंगी। गुरु को डेंट लगने वाली घटना भी घटित होगी, और गुरु को मदद मिलने वाली घटना भी घटित होगी। जैसे इस कुंडली में लगन पर गुरु बैठा है, और जिसका भी लगन पे गुरु शक्तिशाली हो जाता है वो उच्च कोटि का प्रोफेसर, बहुत बड़ा गुरु, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, बहुत बड़ा उपदेशक, बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होता है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसकी एजुकेशन बहुत शानदार है। अब ऐसे में डेंट लगे का मतलब क्या है? हो सकता है शिक्षा के दौरान कुछ तकलीफें आई हो। अब तकलीफ कब आएगी? 16 साल की उम्र में, क्योंकि गुरु का पहला साइकिल 16वें साल में चलेगा। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? वो बुध और शुक्र उसको डेंट मार सकते हैं, पर जैसे जैसे गुरु दूसरे साइकिल की तरफ जाएगा शिक्षा इनकी पूरी करवा देगा। अब अगर यहां पर मंगल मदद ना कर रहा होता, चंद्रमा मदद ना कर रहा होता, तो हो सकता था शिक्षा में व्यवधान बना ही रहता। जैसे मान लो हाईएस्ट डिग्री ना कर पाते, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन अचीव ना कर पाते, ये समस्या हो सकती। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा, बोला जी आपने इसको शिक्षा से क्यों जोड़ दिया? मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी हम शिक्षा की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, तो तीन ग्रहों को लेके चलना है, चंद्रमा को, बुध को, और गुरु को।
3 ग्रहों का विश्लेषण करके ही हम शिक्षा के स्तर को समझ पाएंगे। अब यहां चंद्रमा तो मददगार हो गया, ये गारंटी है कि हायर एजुकेशन को पूरा करवाएगा ही करवाएगा। मंगल ने ताकत दी। मंगल कहता है नहीं भाई, लगे रहना है, कोई भी समस्या आ जाए लगे रहना है। तो इनके जीवन में, अगर जीवन में कभी समस्या आई भी होगी पढ़ाई के दौरान, तो ये अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपनी हार ना मानने वाली प्रवृत्ति से अपनी शिक्षा को पूरा कर गए। अब ये चीज समझ में आ गई कैसे हम लोग कुंडली का विश्लेषण करते। जैसे ही ये एक महिला की कुंडली है और मेरे बहुत क्लोज हैं ये महिला, और एक उम्र दराज है, इसलिए इनका जीवन बिल्कुल एक, जिसको कहते हैं ना, मेरा देखा हुआ और बहुत सालों से मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। 32 से 33 साल की उम्र में ये एक बहुत उच्च पद के ऊपर पहुंच जाती, पर टीचर, प्रोफेसर और लेक्चरार में से कुछ नहीं बनती। उसके पीछे का रीजन, गुरु को मदद, गुरु है उच्च पद, उच्च पद पर बैठना, पर उसको मदद कहां से मिली है? मंगल से मदद मिली है। मंगल कौन है? अथॉरिटी, यानी कि कोई भी पद जो देगा वो अथॉरिटी का पद देगा। तो जब भी गुरु को मंगल से मदद मिले तो आपने कहना है अथॉरिटी वाली पोस्ट मिली, कलम की ताकत वाली पोस्ट मिली। तो इनको नेट 32 से 33 साल की उम्र में, ये बहुत फेमस है हमारे हरियाणा में, इसलिए मैं इनका नाम नहीं लूंगा, और मेरे बहुत करीबी संबंध है। सिर्फ मैं आपको इशारे, तो ये जो चीज आ रही है ये मंगल से आ रही है। अब हमें ये समझना होगा, चंद्रमा नवम में बैठा है, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, बहुत मीठा बोलती और बहुत ही प्रसिद्ध है। अब आप कहेंगे जी प्रसिद्धि का क्या मतलब? ध्यान रखना, जब भी गुरु से पंचम या नवम में चंद्रमा मिल जाए, या चंद्रमा के गुरु पंचम या नवम मिल जाए, तो ये एक प्रसिद्धि का योग है। दूसरा, जब भी गुरु चंद्रमा केंद्र में हो जाए, वो भी प्रसिद्धि का योग है। पर जब गुरु और चंद्रमा केंद्र में प्रसिद्धि का योग होगा, यानी कि दोनों बंद मुट्ठी के खानों में, 1 4 7 10 में दोनों बैठे होंगे कहीं पर भी, एक तो वो व्यक्ति मेधावी होगा, प्रतिभाशाली होगा, और अपनी कोई ना कोई कला लेकर के पैदा होगा, और अपने उस लोकल आर पार इलाके में बड़ा फेमस होगा। पॉइंट समझ रहे हो? ये भी एक प्रसिद्धि का योग है। पर साथ में अगर उस कुंडली में सूर्य ताकतवर हो गया, फिर वो नेम फेम बहुत ऊपर लेवल तक चला जाएगा। लोकल लेवल के ऊपर नेम फेम, फिर दूसरा लेवल होता है आपके स्टेट लेवल के ऊपर नेम फेम, और फिर एक होता है इंटरनेशनल नेम फेम। ये 3 नेम फेम कैसे प्राप्त होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। लोकल लेवल पर नेम फेम जब होगा जब किसी भी कारण से गुरु और चंद्रमा आपस में एक दूसरे को मदद पहुंचा रहे होंगे। सेकंड लेवल का नेम फेम, जब सूर्य मदद पहुंचा दे, या सूर्य साथ दे जाए, या सूर्य कुंडली में ताकतवर, क्या समझे? सूर्य ताकतवर, अगर सूर्य भी ताकतवर होगा तो निश्चित रूप से उसको अपने स्टेट लेवल के ऊपर नामी ग्राम नाम देगा। अब एक ग्रह बचता है जो आदमी को इंटरनेशनल नेम फेम तक ले जाता है। अगर ऐसी ही सीरीज में, ऐसी ही कुंडली के अंदर राहु भी मददगार बन जाए, यानी कि राहु शक्तिशाली बैठा हो, वेल प्लेस्ड बैठा हो कुंडली के अंदर,
तो ये समझना वो व्यक्ति इंटरनेशनली नेम फेम प्राप्त करते देर नहीं लगाता और जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता ही पहुंचता है। ये कुंडली देखने के मैं आपको सूत्र बता रहा हूं। जैसे अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सूर्य यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देता है। तो आप कहेंगे क्या चीज बदल गई? नहीं, बिल्कुल नहीं बदली, ये देता ही देता है। पर जिनकी कुंडलियों में गुरु और चंद्रमा का भी आपस में जोड़ बनता है, उनको भी नाम मिलता है। पर वो लोग क्या होते हैं? या तो वो बहुत अच्छे अध्यापक होंगे जिनका गुरु चंद्रमा का साथ होगा, या कोई पॉलिटिशियंस होंगे, या वो कम्युनिटी में काम करने वाले होंगे, समाज सुधारक होंगे, बहुत अच्छे विचारक होंगे, बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है, कोई ना कोई प्रतिभा का धनी जरूर उसके अंदर मिलेगा। चीज समझ में आ गई आप लोगों के? इतना। अब हम अगले चीज पे जाते हैं। आप में से कौन बताएगा कि इनकी कुंडली का शनि ग्रह कैसा है? लगाइए दिमाग। सूत्र खोल के दे दिए, ये कोई नहीं बताता इस तरीके से। सर शनि और राहु तो फोर्थ हाउस में नहीं, कुछ मतलब नेगेटिव कुछ नहीं करते हैं। मैंने पूछा है आशु जी, आपने बहुत अच्छा बताया। पहली बात तो आपने हाँ बहुत जी। सही सूत्र याद किया है आपने, कि शनि और राहु दो ग्रह ऐसे हैं जो माँ की कसम खा करके बैठे कि हमने इस भाव वही में पाप नहीं करना। मैं बोलूंगा अभी। पाप नहीं करने का मतलब यह है कि हमने यहाँ पर ये भाव जिन चीजों से रिलेटेड है। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान रखना, इस सूत्र में थोड़ा सा ट्विस्ट है और अक्सर हम गलती कर जाते हैं। शनि ग्रह, राहु ग्रह, दोनों मेटलिस्टिक प्लेनेट है। तो ये पाप क्या नहीं करेंगे? भाई आदमी क्या देगा? जो उसके झोले में होगा वही देगा। हमेशा देखिए कि ग्रह से क्या मिलेगा। ग्रह के झोले में, ग्रह के थैले में जो चीज है आपको देने के लिए, ग्रह वही देगा ना, दूसरी कोई चीज नहीं देगा। अब शनि और राहु के झोले में क्या होता है? मेटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं। जमीन है, जायदाद है, मकान है, वाहन है, लग्जरी है, ये सब मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। कसम उस बात की खाइए कि जो हम झोले में है यहाँ पाप नहीं करेंगे, ईमानदारी से देंगे। जो ये बंदा डिजर्व करता है उसको हम देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई कष्ट नहीं देंगे या और नहीं, ना 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 ना। सिंपल, जो शनि दे सकता है वो देगा, राहु जो दे सकता है वो देगा। पर कैसे देगा? हमारा लाल किताब का रूल क्या कहता है? पहले देखो कि मित्र ग्रह मदद भी पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे। भाव से मत समझ लेना कि कोई ग्रह कमजोर बैठा है कि ताकतवर बैठा है, वो गलतियां मत खा जा। क्योंकि यहां पर वैदिक ज्योतिष की तरह आपके पास डिविजनल चार्ट्स नहीं है वहां जाकर के सर्च करने के लिए। जो कुछ है आपका इस D1 चार्ट के अंदर ही रखा हुआ है। सब कुछ आपने यहीं से ही ढूंढ के निकालना है और उसी की टेक्निक को सीख गए तो समझ जाओगे। सिंपल सी बात है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जमीन जायदाद मकान वाहन के मामले में ये दोनों ग्रह चौथे भाव में तंग नहीं करेंगे। पर अगर क्वेश्चन यही आ जाए कि पर कितना देंगे? अगर हम मकान की बात कर ले, चलो जमीन जायदाद की ही बात कर ले, शनि मकान देता है, कितने दे? तो कैसे पता करें? तो उसका सूत्र क्या होगा? अब जो सूत्र गुरु के लिए लगाया हुआ, देखो इनके केंद्र में कोई मित्र ग्रह। पहले देखो शनि के मित्र कौन है। शनि का मित्र बुध है, बुध, शुक्र। शनि का शुक्र। मित्र शुक्र है, राहु, मित्र ग्रह है। जी, राहु, नहीं, राहु मित्र का एक हो जाएगा, शुक्र उसका बुध एजेंट है। राहु शनि एजेंट है उसके। ये सर, वो शुक्र बुध इशारे पर काम करेंगे ही करेंगे। हम्म। तो एजेंट हो गए ना। एजेंट का मतलब क्या है? वो कहेंगे वो करेंगे। जी, और करेंगे जब, जब बॉस ताकतवर होगा। तो बॉस कौन है? बॉस शनि है। तो हमने तो ये देखना है शनि को ताकत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और शनि को ताकत जब मिलेगी जब इसके मित्र केंद्र में होंगे,
या उससे पांचवें में होंगे। तो गिनो, कोई है ऐसा कुछ सूत्र? नहीं सर, ऐसा नहीं है। शुक्र लेकिन शुक्र है गुरु जी। गुरु है शुक्र गुरु। गुरुजी, नौवें में बैठा है गुरुजी। हाँ, गुरुजी। शुक्र पकड़ा का उच्च का है। पकड़ा। जी शुक्र गुरु, नौवीं में बैठा है। गुरुजी। और बुध भी दूसरे भाव में अच्छा माना जाता है। नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। अभी अपन सूत्र पे अड़े रहना है। अभी जी जो बाहर चला गया वो चला गया। जैसे हमने जब गुरु की बात आई तो हमने सूर्य को काउंट ही नहीं करा, वो साइड में हो गया ना। वो जी। सूर्य काउंट में हो गया वो, क्योंकि वो सेकंड में चला गया भाई, वो तो केंद्र त्रिकोण में आया ही नहीं ना। वो नहीं, वो छोड़ दो उसको। हमने सिर्फ, मैं आपको स्टेप बाय ट्वेल्थ स्टेप हाउस। समझा रहा हूँ। आपने तो ये देखना है केंद्र में और त्रिकोण में। तो हमने देखा यहाँ पर शुक्र आ गया। शुक्र बुनियाद है। उच्च अब का। शुक्र क्या है? लग्जरी। उच्च का। उच्च नीच हाँ, लग्जरी। नहीं, अभी उच्च उच्च नीच पे मत जाओ आप। जी। उच्च नीच के चक्कर में मत पड़ो अभी। बस मैं हाँ, इक्वेशन संभाल रहा समझा रहा हूं, वही पकड़ते रहो बस। जी। बुनियाद। उच्च नीच अपने आप क्लियर होते शनि चले की जाएंगे बुनियाद आप। में है सर। बुनियाद में आया सर। बुनियाद में बुनियाद है में सर। बैठा है। ध्यान जी। हेल्प रखिए, करेगा। शनि की बुनियाद में शुक्र बैठा हो या शुक्र की बुनियाद में शनि बैठ शनि जाए, बैठा शनि हूँ। बैठ। वाइस वर्षा, अथाह धन देते, अथाह धन देते, लिमिट खत्म कर देते। इकट्ठे करते हैं। अब शनि की क्या शर्त थी? कुछ नहीं। शनि जो होगा उसको मदद आ रही है हाँ। शुक्र से। और जो शुक्र जब मदद देता है तो आदमी मल्टीपल घर बनाता है। और कोई भी घर छोटा नहीं हो, शुक्र बड़े की बड़े बुनियाद जमीनों, खूब जमीन देगा। में। अब आपका फिर क्वेश्चन उठ सकता है जी, एक बात बताओ कि ये मकान का ही खाली योग बता रहे हो या खाली जो जमीन होती है खेती की बाड़ी की जमीन, वो जमीन भी? जैसे अपने गांव में किले के किले ले लेते हैं, एकड़ों में जमीनें ले लेते हैं, खेती की जमीन ले लेते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी खेती की जमीन की बात आए, खाली मंगल। प्लॉट की बात आए, खाली जमीन की बुध। बात आए, तो मंगल को बुध। शामिल करना। अच्छा, मंगल। अब मंगल को देखना, क्या मंगल उससे केंद्र में बैठा है, यानी उसके बंद मुट्ठी के खाने में मंगल आता है? अगर शनि से बंद मुट्ठी के खाने में मंगल आता है तो खाली प्लॉट खाली जमीन दिलाएगा ही दिलाएगा। हम दोनों हमारे बंधु में। आता है। नो सर। बाकी यस लोग सर। म्यूट कर लें भैया, जो जो बात नहीं कर रहे ना, बीच में डिस्टरबेंस होती है। फैमिली को टाइम देना है, फैमिली को टाइम दो आराम से उनके साथ बैठ के, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मैं बंद करके चला जाऊंगा। मेरे मंगल पास भी इन फैमिली है, सेवंथ हाउस चिंता ना बंद करें। मुट्ठी। हाँ, तो ये बंद मुट्ठी में मंगल आ रहा है, तो ये इसका मतलब मल्टीपल हाउसेस भी देगा, जमीन भी देगा, और लग्जरी भी बहुत देगा। पॉइंट समझे? तो अब यहां पर ऐसे क्लियर होता जा रहा है आपके सामने। अब शनि राहु का कॉम्बिनेशन क्या है? शनि का एजेंट राहु, और शनि यहां पर ताकतवर है, शक्तिशाली है यहां पर, क्योंकि उसको शुक्र से मदद मिल रही है। अगर 1% शुक्र मदद ना दे रहा होता, तो ये ध्यान रखना, शनि को ताकतवर नहीं बनने देता राहु, राहु उसकी शक्ति को ले लेता और कहता नाउ आई एम द बॉस। अब मैं तुम्हारी मानूं कि ना मानूं, ये मेरी मर्जी। चौथे भाव में राहु कई बार वो हो जाता है, डायरेक्शन है, बेपरवाह हो जाता है, लापरवाह हो जाता है। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन उठता है कि क्या गुरुजी ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी हो? ये तो मेटेरियलिस्टिक चीजें तो आपने बता दी कि साहब जमीन जायदाद मकान वाहन लग्जरी बहुत बढ़िया, जो कि चौथे भाव से देखी जाती है। पर चौथे भाव से मन भी तो देखा जाता है, तो मन की स्थिति कैसी होगी? तो वहां शनि और सूत्र क्या डामाडोल। लिखवाया था? राहु। अगर डामाडोल होगी डामाडोल। अगर राहु। चंद्रमा के दुश्मन ग्रह, ध्यान से सुनना, चंद्रमा के दुश्मन ग्रह हम्म, कुंडली में के चौथे भाव में बैठेंगे हम्म, तो चंद्रमा को डेंट लगेगा। ध्यान से समझना,
चंद्रमा के दुश्मन ग्रह अगर चौथे भाव में बैठेंगे तो चंद्रमा को डेंट लगेगा। इसे लाल किताब कहती है चंद्रमा की जड़ में डेंट लगना, कि जड़ खराब। जड़ यानी कि राशि, राशि यानी चौथी राशि की बात चल रही है, चौथे भाव की बात चल रही है। अब शनि और राहु दोनों ही गड़बड़ हैं चंद्रमा के लिए, तो दोनों ही दुश्मन है। तो इसका मतलब चंद्र पीड़ित हुआ। कौन पीड़ित हुआ? चंद्रमा। और चंद्र का पीड़ित होने का मतलब है मन पीड़ित, इमोशन, मन की भावनाएं। चौथा भाव चौथा भाव अपना खुद का घर भी होता है। जिस घर में हम रहते हैं वहां पर पारिवारिक रूप से तनाव का वातावरण है। तो हम कहेंगे देखो जमीन जायदाद मकान भान वो सब बहुत अच्छा है, पर यहाँ पर मन स्थिति के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। क्लियर हुई बात? सिंपल। देखो जी देखा कैसे जाता है, क्योंकि चंद्रमा को अगर हम देखें तो चंद्रमा चौथे भाव को ही, कहां बैठा? वो नवम भाव में बैठा है। नवम भाव में जब बैठा है तो टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा? चौथे को टक्कर मारेगा। कहां जी टक्कर मार रहा है वो? राहु और शनि को टक्कर मार रहा है। ये टक्कर का मतलब क्या हुआ, और टक्कर से नुकसान किसका हो रहा है? बार बार हमेशा ध्यान चंद्रमा रखना। एक चंद्र साइकिल वाला बहुत तेजी से आता है और खड़ी कार के अंदर टक्कर मार, या एक ट्रक में टक्कर मार, तो और साइकिल बार का बार उठाता है साइकिल और जोर से तेजी से आता है और फटाफट टक्कर मारता है, और उसको लगता है कि मैं इस ट्रक को डेंट मार दूंगा। तो चंद्रमा में तो पावर है नहीं कि शनि राहु को डेंट मार दे। समझना बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कुंडली दिखा रही है कि व्यक्ति जीवन में बार बार इमोशनल डेंट खाए। खाएगा। और डेंट कहां से खाएगा? शनि से खाएगा, राहु से खाएगा। राहु से खाएगा। अब बंदा समझना चाहता है ये शनि कौन राहु कौन? राहु होता है अनजान व्यक्ति जो आपका अचानक से प्यारा बन जाता है। आपका रिश्ता कुछ नहीं है उससे, है बाहर का आदमी, पर वो आपका दोस्त बन गया, और इतना प्यारा दोस्त बन गया कि यार रातों रात, अरे साहब हम तो तुम्हारे लिए ही हैं बस जिंदा। उस टाइप का दोस्त राहु। वो कहते हैं कि हमारे परिवार का नहीं है, हमारी जाति का नहीं है, हमारे मजहब का नहीं है। वही व्यक्ति जीवन में बार बार डेंट। शनि कौन होता है? शनि होते हैं हमारे ताऊ, चाचा, ये शनि होते। या और शनि कौन होगा जिनका ताऊ चाचा नहीं होगा? नौकर, जो उनके नीचे काम करने वाला व्यक्ति, वो नौकर हो। तो खतरा कहां से आ रहा है? इमोशनल डेंट कहां से आ रहा है? या तो नौकर से, या खुद के चाचा ताऊ से, या बाहर का वो व्यक्ति जो हमारी जाति का नहीं है, हमारे परिवार का नहीं है, पर हमारा परम मित्र बन करके साथ साथ घूम रहा है, हमारे छाया। शनि और राहु दोनों छाया ग्रह होते हैं, वो हमारी छाया की तरह हमारे साथ चलते। पॉइंट समझे? तो यहां पर हमें पता चल गया साहब इमोशनल डेंट लग रहा है। आप इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिमाग में लेकर के आओगे, उसी का आंसर आप कुंडली के माध्यम से दे सकते। अब सर हमारे इसका लाल मतलब ये किताब में हुआ कहते हैं, मैं क्या करें? सर इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि जो ग्रह टक्कर मारे मतलब जिसको टक्कर लगे उसी का नुकसान होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो खुद की टक्कर ताकत मार भी रहा है देखनी उसका भी पड़ेगी। नुकसान हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वो देखा जाता है उसमें दम कितना है, उसका ताकत कितना है। अब किसी बलशाली ग्रह को मारेगा तो कैसे, उसको थोड़ी कुछ फर्क पड़ना। सर वैसे तो लेकिन चंद्र नवम है, तो नवम तो गुरु का भाव है, तो चंद्र खुद बलशाली होना चाहिए था। चंद्रमा को डेंट मार रहा है? नहीं, ये चीज में कंफ्यूजन में मत आना। ये एक एक पॉइंट, जब भी आप कोई प्रश्न अलग रखोगे उसकी टेक्निक अलग हो जाएगी। यहां पर कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है आप लोग। जब आप कहेंगे कि इस कुंडली में चंद्रमा कैसा है, तो यहां दो बातें। एक तो चंद्रमा की ताकत कैसी है, नंबर एक बात। दूसरा है चंद्रमा की प्लेसमेंट कैसी है।
अगर हम बात करेंगे चंद्रमा की प्लेसमेंट कैसी है, तो हम कहेंगे एक्सीलेंट, क्योंकि वो 9th हाउस में गुरु के भाव में चला गया। पर क्या वो चंद्रमा अंदर से ठोस है, मतलब उसका अंदर से ताकत है, मना शक्ति, मानसिक शक्ति स्ट्रांग है? क्योंकि गुरु के भाव में गया है तो मानसिक शक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहां पर आंसर आएगा नहीं। उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि चौथे भाव में उसके राहु दुश्मन और बैठ शनि। गए जा करके, राहु और शनि। अगर शनि राहु चौथे में नहीं बैठे होते तो ये एक्सीलेंट मून होता। इसके मन शक्ति हमेशा खुश रहने वाला। ध्यान रखना, जिसका भी चंद्रमा नवम भाव में बैठा हो और अंदर से वो चोट ना खा रहा हो, ग्रह अंदर से चोट खाया हुआ, ग्रह अंदर से चोट कब खाएगा ध्यान से समझना, जब उसका दुश्मन ग्रह उसको टक्कर मारे, या उसकी जड़ में कोई उसका शत्रु ग्रह बैठे, या उसकी बुनियाद में कोई शत्रु ग्रह बैठे। जड़ जब भी मैं नाम लू तो समझ लेना राशिनाथ, यानी कि उसके राशि, जैसे कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। तो जब कहे चंद्रमा की जड़, इसका मतलब कर्क राशि चौथा भाव। मंगल की जड़ कौन सी है? पहला भाव और 8वां भाव मंगल की जड़ है। बुध की जड़ कौन सी है? तीसरा भाव, छठा भाव। तो छठवां ऐसे भाव। ध्यान में रखना है। शुक्र की जड़ कौन सी है? दूसरा भाव, 7वां भाव। यानी कि अगर शुक्र की जड़ में शुक्र के दुश्मन ग्रह बैठे होंगे, शुक्र का दुश्मन मैंने क्या बताया? राहु बताया, सूरज बताया, चंद्र बताया, उसकी जड़ में बैठे होंगे। यानी राहु शुक्र चंद्र या तो दूसरे में बैठ जाएं या 7वें में बैठ जाएं, तो डेंट किसको लगेगा? शुक्र को। ये जड़ का कंसेप्ट, ये हमेशा ध्यान रखना। तो चंद्रमा की जड़ में बैठने से ये चंद्रमा को दिक्कत आ गई। तो जब चंद्रमा को अंदर से चोट लगेगी तो मतलब मन को चोट लग रही है, बाहर से कोई चोट नहीं है उसको, बाहर से किसी प्रकार की चोट नहीं है। और उल्टा वो चोटिल हुआ भी गुरु को मदद पहुंचा रहा है, हाँ क्योंकि सर, वो वो, कैसे? वो हाँ वो कैसे जब वो पहुंचाएगा, वो खुद? पहुंचाएगा, वो उसका इक्वेशनली नवम में बैठा है ना, बहुत हाँ अच्छा सर, बैठा। लेकिन वीक है ना, तो वो गुरु को कैसे उसकी पहुंचाएगा? प्लेसमेंट अच्छी है। देखो, दो चीजें होती हैं विशाल जी। एक होता है हमारी, हर ग्रह, 9 के 9 ग्रह दो तरह से काम करते हैं। एक तो मानसिक स्तर पर इफेक्ट पैदा करते हैं, यानी हमारे मनोस्थिति पे कोई ग्रह क्या इफेक्ट पैदा करता है। दूसरा उसका फैक्टर होता है कि वो मेटलिस्टिक लाइफ में हमारे लिए क्या इफेक्ट क्रिएट करता है। दोनों में अंतर होगा और दोनों अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर चंद्रमा मनस्थिति के लिए अच्छा नहीं है, पर मेटलिस्टिक चीज के लिए बहुत अच्छा है। मेटलिस्टिक चीज जो है डिपेंड करती है उस ग्रह के नेचर पर और उसकी प्लेसमेंट पर। जैसे हमने डिफाइन किया शनि और राहु को, कि शनि राहु की प्लेसमेंट अच्छी है, किसके लिए? मेटलिस्टिक चीज के लिए। क्योंकि वो कसम खा के बैठे हम यहाँ गड़बड़ नहीं करेंगे, पर उन्होंने मानसिक रूप से डेंट मारने की कसम नहीं खा रखी। वो मारेंगे, वो उसको वहां पे वो करेंगे गड़बड़। इसी प्रकार से चंद्रमा जब नवम में बैठेगा, चंद्रमा क्या है? हमारा लिक्विड कैश मनी। हम कहते हैं लिक्विड कैश मनी हमारा मून है, तो कहाँ बैठा है? नवम में। लिक्विड कैश की कोई कमी नहीं दिक्कत देगा। और देनी इसको दिक्कत क्या नहीं थी, इसको मानसिक दिक्कत भी नहीं देनी चाहिए, पर चूंकि वो वहां से डेंट खाया पड़ा हुआ है तो इसलिए हो गया। तो प्लेसमेंट जब भी होगा तो आपने मेटलिस्टिक चीजों को देखना है, प्लेसमेंट वो बताएगी। जैसे अब यहां मैं शुक्र की बात करता हूं, ये बात में ही आ गई। शुक्र कहां बैठा है? 12वें में। 12वां भाव क्या हो गया? ये उसकी प्लेसमेंट है शुक्र की। तो हम लाल किताब में क्या कहेंगे? भाई शुक्र तो उच्च का है, यानी प्लेसमेंट उच्च की हो गई। तो उच्च का क्या मिला? मेटलिस्टिक चीज। मेटलिस्टिक चीज, नॉट रिलेशन। रिलेशन की कोई गारंटी नहीं है। रिलेशन की गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि 12वें भाव में राहु भी बैठा है और गुरु जी भी बैठे हैं। अब एक तरीके से ही मदद मिल सकती थी,
अगर शुक्र को कहीं से मदद मिल जाए परम मित्र की, तो वो थोड़ा हील कर सकता है। तो आप देखो शुक्र को मदद कहां से मिली। शुक्र के पंचम में कौन बैठा है? शनि राहु। शनि राहु बैठा है। अब शनि तक तो ठीक था मामला, राहु गड़बड़ कर गया। अब शनि राहु का नियम समझ लो। शनि राहु मेटेरियलिस्टिक रूप से तो उसको मदद पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि वो मदद का ग्रह पंचम में बैठा है। तो परंतु राहु, जब बात इमोशंस की आएगी, रिलेशन की आएगी, राहु वहां डेंट मारे। क्योंकि 12वें भाव में गया है, 12वें भाव में जगीर राहु की, और यहां से राहु जी महाराज चौथे में उसकी जड़ में बैठा, जो कि शुक्र का शत्रु है। और राहु क्या करेगा? राहु रिलेशनशिप को खराब करेगा। अब आपको पॉइंट समझ में आया? हर बुक क्या कहती है? हर बुक कहती है शुक्र 12वें का बहुत उत्तम। पर यहां पे सीन ट्विस्ट आ गया। उत्तम है, लग्जरी के लिए बहुत उत्तम हुआ। अगर यहां पे राहु नहीं बैठा होता और खाली शनि बैठा होता चौथे में, वो फिर हील करता, वो रिलेशन को खराब नहीं। जो राहु से उसको शुक्र को डेंट लग रहा है उसको भी हील कर देता, क्योंकि शनि का ही तो एजेंट है शुक्र। जब शनि मदद पहुंचाने के लिए बात कर रहा है शुक्र की, तो राहु क्या करेगा? राहु वो तो शनि के इशारे पे राहु नुकसान कर रहा है ना, वो नहीं कर। ऐसे ग्रह का, ऐसे चीजें देखिए, माइंड क्रिस्टल क्लियर हो रहे। शुक्र को इमोशंस का ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये जल तत्व है। शुक्र जल तत्व है, चंद्र जल तत्व है, और जल तत्व का संबंध हमारे इमोशन से और रिलेशनशिप से होता है। अब यहां दो ग्रह जल तत्व के, चंद्रमा वो भी अंदर से पीड़ित, शुक्र वो भी जल तत्व, वो भी अंदर से पीड़ित। तो आदमी की मनोस्थिति क्या होगी? मनस्थिति चंद्रमा से आ रही है, वो भी खराब है। और शुक्र से मन स्थिति जो आती है वो रिलेशन के कारण आती है। जब भी रिलेशन अच्छा ना होने से मानसिक स्थिति पर जो इफेक्ट पड़ता है, वो शुक्र की वजह से पड़ता है। जिन लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, उन लोगों की मनस्थिति अपने आप ठीक होती है। मैं हमेशा कहता हूं, शुक्र भोग का सबसे बड़ा ग्रह है, पर जब जब चंद्र और मंगल दो ग्रह उसको मदद दें। अगर चंद्र मंगल मदद नहीं देंगे, तो आदमी भोगने में कामयाब नहीं हो पाएगा। अब यहां क्या समस्या हो गई कि मतलब भोग नहीं पा रहा। कि अभी तक कुंडली में तो ये निकल रहा है कि यार लग्जरी बहुत है, जमीन जायदाद बहुत है, मकान महान बहुत है, पैसा बहुत है, लिक्विड कैश की कमी नहीं है। पर बार बार आ रहा है जी मन से दुखी है। क्यों दुखी है? पता करो क्या कहानी क्या हुई। तो आपने चंद्र मंगल को देखना है। जब आप मंगल को देखने बैठे, आपने देखा अरे शुक्र तो टक्कर मार रहा है उल्टा मंगल को। शुक्र मंगल को 8वीं टक्कर मार रहा है। ये तो कहानी उल्टी हो गई। अब टक्कर मार रहा, अब नुकसान किसका हो रहा है वो बात अलग है, पर एक चीज निश्चित हो गई कि मदद नहीं मिल रही है कम से कम। तो मंगल सपोर्ट नहीं कर रहा है, और मंगल के पास भोगने के लिए शारीरिक शक्ति मंगल देता है। शुक्र को भोगने के लिए जो शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, वो एनर्जी, वो ऊर्जा मंगल से आती है। अब जो चीज आ रही है वो कहां से आ रही है? वो चंद्रमा से आ रही है। कैसे आ रही है? चंद्रमा से गिनना शुरू करो। शुक्र कहाँ बैठा है, या शुक्र से चंद्रमा गिन लो। क्या वो बंद दशम मुट्ठी के में। खानों में आता है? देखो बंद 10th मुट्ठी और के खाने 4th। में आता है कि नहीं? केंद्र में आता है गुरुजी। आ जाता है, यानी बंद आता है मुट्ठी सर, के खाने में आता है। हाँ जी। आता है सर। यानी शुक्र को चंद्रमा की मदद मिल रही है, पर मंगल की मदद नहीं मिल रही।
आदमी ये सोच के तो बड़ा खुश है कि मेरे पास हर चीज है, लग्जरी। इस बात को जब सोचता है तो बड़ा अंदर से खुश होता है, पर उसको एंजॉय करने का समय नहीं है, टाइम नहीं है, या शारीरिक शक्ति ही नहीं। शारीरिक शक्ति का मतलब मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा समझा दूं, कंफ्यूज मत होना। एक शक्ति तो शारीरिक आप समझते ही हैं, दूसरी एक है कि जैसे भगवान ने आपको काजू बादाम खाने की ताकत दे दी, बढ़िया ड्राई फ्रूट्स, बढ़िया एक से एक लग्जरी डिलीशियस फूड खाने की आपको परमात्मा ने परमिशन ये दे दी कि पैसा बहुत दे दिया। पर उसी समय पता चला, डॉक्टर साहब ने कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर आ चुकी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो काजू बादाम ज्यादा नहीं खाने, उनमें कोलेस्ट्रॉल होगा। घी देसी बिल्कुल नहीं खाना है, या बहुत थोड़ा मात्रा में खाना है दिखा दिखा के डब्बे के चारों तरफ घुमा लिया करो बस रोटियों को, ऐसे ही खाना नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। फलानी चीज से शुगर बढ़ जाएगी, फलानी चीज से ये हो जाएगा, उससे बीपी हो जाएगा, उससे फलाना हो जाएगा। अब सारी चीज गड़बड़ा गई। बोला डॉक्टर साहब क्या खाना चाहिए? भाई सब्जियां खाओ, खाली सूप पियो, उबली हुई सब्जियां खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, फलाना मत खाओ, ढिमकाना मत खाओ, इतने बजे खाओ, इतने बजे के बाद मत खाओ, इतनी से ज्यादा कैलोरी खाना ही। अब घर में खीर बनी है ड्राई फ्रूट्स की, वो खा ही नहीं सकता। तो हमने क्या समझे बात को, कि भोगने की शक्ति मंगल ने हार ली। मंगल कौन था? पेट की राजधानी। मंगल कौन था? जिसमें पचाने की क्षमता है बहुत जबरदस्त। मंगल ने साथ नहीं दिया, अब लग्जरी पड़ी रहेगी शारीर से। तो ऐसे देखा करते कुछ, ठीक है। इसी तरीके से इस नियम को आप हर ग्रह के ऊपर लगा करके देख सकते हो कि कौन से ग्रह से कौन सा ग्रह कहां पर मदद पहुंचा रहा है, कौन सा नहीं पहुंचा रहा है। केतु ग्रह दसम में बैठा हुआ बहुत अच्छा है, उच्च पद देता है, बहुत बड़ी पोस्ट पोजीशन देता है। केतु झंडा है, केतु ब्रांड है, केतु कम्युनिटी का सरताज है, बहुत अच्छा है। अब आप देखो ये केतु क्या पद देगा, तो कैसे देगा बताइए, गिनो। है कोई पांचवा हुआ केतु से? सर सन मरकरी है केतु से पांचवा। बिल्कुल। आप ये देखो, ये मदद का ग्रह बना। क्या सन और मरकरी मदद देंगे केतु को? देंगे सर। देंगे सर। बिल्कुल देंगे, देंगे आपने देंगे। सही कहा। पर मदद तो देनी पड़ेगी। और सन कौन है? सन पिता राजा। होता है, सन गवर्नमेंट होती है, आपकी सरकार होती है। तो पद सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अच्छा आप ये बताओ, क्या ये सरकारी नौकरी लगेगी? लगना नहीं चाहिए। सर, नहीं लगेगी। लगनी नहीं चाहिए लगेगी सर। सर। ध्यान रखना, ध्यान रखना। सिक्स्थ हाउस। जब कुंडली स्ट्रांग हो जाती है, ध्यान रखना, जब कुंडली स्ट्रांग हो जाती है, फेमस कुंडलियां जो होती हैं उनकी सरकारी नौकरियां नहीं लगती। हमेशा ध्यान रखना। नीचे सर, मोदी जी ने कब तक नौकरी की? नहीं की ना। अक्सर जो फेमस लोग होते हैं, उनकी नौकरी लगती किसी के है। अंडर नहीं रह सकते। नहीं नहीं रह तो सकते हैं, लगती ही नहीं उनकी। अच्छा। हाँ, मेरी भी नहीं लगी आज तक सरकारी। चलिए, कहने का मतलब जब कुंडली स्ट्रांग होती चली जाती है तो सरकारी नौकरी या तो लगती नहीं, और लगती है तो वो छोड़ देते हैं, खुद त्याग देते हैं। कुछ समय के बाद उनको छोड़नी पड़ जाती है, मजबूरी हो जाती है, और उनको और ऊंचा पद प्राप्त होता है। पर यहाँ पर केतु के पंचम में ग्रह बैठा था, जिसने मदद देने का काम किया, और उसने कर दिया। दूसरी बात, मंगल बद नहीं है इस कुंडली के अंदर, सप्तम सूर्य भाव में बुध है। बैठा हुआ है, क्योंकि सूर्य बुध एक साथ बैठे हुए हैं। हाँ। तो ये कुंडली बहुत ही एक्सीलेंट कुंडली बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस कुंडली से रिलेटेड तो बताइए। मैंने जो सूत्र समझाना चाह रहा था आज मैं,
वो मैंने सूत्र आपको समझाया है। हाँ सोनिया सर जी। किसी भी घर इसमें सर किसी भी घर से जैसे आपने बोला कि बंद मुट्ठी के खाने देख मतलब 1 4 7 10 देखने मतलब उस घर को नंबर 1 गिनना है। नंबर 1 गिनना है जिसको आप अध्ययन कर रहे हो। पहली बात तो सबको मत पकड़ो एक साथ, हाँ, ये 1 बाय 1 पकड़ो। जैसे हमने पकड़ा, सबसे पहले गुरु पकड़ लिया, कोई भी एक ग्रह सेलेक्ट कर लो, बा उसी को फिर नंबर 1 मानो। उसी से 1 4 7 10 गिनो, उसी से 5 गिनो, उसी से 9 गिनो। फिर देखो उसको टक्कर कौन मार रहा है, वो किसको टक्कर मार रहा है, उसकी जड़ में कौन बैठा है, जड़ का मतलब उसकी राशि में कौन बैठा है, उसकी बुनियाद में कौन बैठा है। बुनियाद आप समझ गए, 9वां। मदद कहां से आएगी, मदद का मतलब ये है, 5वां। वहां दुश्मन भी बैठा होगा तो मदद करनी पड़ेगी, वो उसको डेंट नहीं मार सकता। कौन सी मदद? अब दुश्मन मेटेरियलिस्टिक मदद जरूर करेगा, और कुछ करे ना करे। जैसे राहु ने शुक्र की मदद की। राहु क्या करता है? राहु लिमिट खत्म कर देता है, यानी लग्जरी की कोई लिमिट ही नहीं। ये मतलब ही नहीं बनता कि आपके घर में आप सोफा 2.5 लाख रुपए का आएगा या 5 लाख का आएगा या 50 लाख। अब वो उनके मूड पे है कि भाई मैंने 50 लाख खर्चने के 20 लाख खर्चने, मूड आ गया तो खर्च दिए। पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं ना, तो लग्जरी की लिमिट नहीं। तो राहु हमेशा लिमिट को खत्म कर, इसलिए वो लिमिटलेस है, वो सीमाओं के परे है, सीमाओं के बंधन से पार है। जब भी राहु अच्छी इक्वेशन में बनता है किसी भी ग्रह से, उस ग्रह के लिए वो लिमिट बंधन तोड़ देता है। तो केवल आपने वही नहीं देखना कि साहब ये कुंडली में कहाँ बैठा है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट कई बार नहीं सीखते, या जल्दबाजी, या टीचर नहीं सिखाते, दोनों ही बातें। सर राशि जो आपने बताया, राशि तो मतलब जो एक्चुअल राशि है काल पुरुष की, लगन कुंडली की वो। काल पुरुष की, बस लाल अच्छा किताब में कालपुरुष काल की। पुरुष की, वो मतलब अपन ने उसमें नहीं उस ग्रह कंसिडर को। कर। नहीं नहीं, जब भी बुद्ध की जड़ की बात आएगी तो तीसरा और छठा भाव ही आएगा। जब नहीं भी मतलब शुक्र की उसमें बात अपने को आएगी तो दूसरा और सातवां ही भाव आएगा। उसमें अपने को वो ग्रह नंबर 1 पकड़ के नहीं काउंट करना है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कालपुरुष के नहीं, हिसाब से करना बिल्कुल। 1 4 7 10 गिनना है ना गुरु जी? हाँ सीधा ग्रह से 1 4 7 10 गिन लें। जी 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 जी। गुरुजी मेरे को ये पूछना था, जैसे राहु सैटर्न इस कुंडली में 4th हाउस में बैठे हैं और यहाँ से नवा वीनस है, अगर वीनस की जगह मर्क्यूरी होता तो तो भी भी मदद अच्छा पहुंचाता। रिजल्ट होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसके लिए अच्छा होता? शनि राहु के लिए अच्छा होता, अच्छा। क्योंकि उनका तो मित्र है ना। ओके, तो वो शनि और राहु और नेगेटिव बुध, असर नहीं देंगे? देखो नियम समझो, कुंडली में बुध 12वां नीच का माना जाता, हम्म। और बुध नीच का हो जाता है, इसका मतलब दिमाग से कमजोर, या फाइनेंस के मामले में कमजोर, कैलकुलेशन के मामले में कमजोर, मेमोरी के मामले में कमजोर, ये माना जाता। पर ऐसे में शनि अगर चौथे में बैठ करके, क्योंकि पांचवें में शनि बैठ, तो बुध को शनि की मदद मिल जाती। और जैसे ही बुध को शनि की मदद मिलती है या शुक्र की मदद मिलती है तो उस ग्रह में जान आ जाती है। यही ओके। तो होता है। कुछ लोगों के 12वें में बुध बैठने के बावजूद वो इंटेलिजेंट होते हैं, हम्म। सॉफ्टवेयर का कामयाब का काम कर रहे होते हैं, और सॉफ्टवेयर में बहुत आगे बढ़े होते हैं, बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, आईटी के फील्ड के अंदर होते हैं या बैंकिंग में होते हैं, अकाउंट्स बड़ा अच्छा जानते हैं, मेमोरी बहुत अच्छी होती है। और स्टूडेंट बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि गुरुजी ने बताया लाल किताब में तो बुध जो है नीच का होता है, और हर हिंस। आदमी कह रहा है बुधवार में बैठा नीच का। अच्छा, कई तो आज एक बेचारा क्लाइंट मुझसे फोन पे उस पे बात कर रहा था, जूम मीटिंग पे। वो कहता है जी उन्होंने खाना नंबर इसका उपाय कराया, खाना नंबर इसका। अरे भाई, उपाय ऐसे होता ही नहीं। ये चेक तो करो ग्रह खराब कर असर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, खाम खाई तुम उसके पीछे पड़ गए। अच्छे खासे ग्रह की तुमने मटिया डुबोने के तुले पड़े हो, तुम रूल कोई फॉलो नहीं कर रहे हो। कोई भी साइंस हो, सबसे पहले वो डायग्नोज करती है कि बीमारी आ कहां से रही है। आप होम्योपैथ के पास जाएं, आप कहें जी मेरे जीभ में छाला हो गया, कहेगा अच्छा कॉन्स्टिपेशन है क्या, गैस बन रही है क्या, तला फला खाया था क्या, ज्यादा मिर्च वाला खा लिया क्या, तो 4 बात पूछेगा नहीं पूछेगा। अब आप उसको छोड़ो, आप एलोपैथ वाले के पास चले जाओ, उसने भी सेम क्वेश्चन पूछने, पेट कैसा रहता है, पेट साफ होता है कि नहीं होता। फिर आप आयुर्वेद वाले के पास चले जाओ, तीनों की बेशक दवाइयां अलग है,
पर वो तीनों पहले ये बातें जरूर पूछेंगे आपसे। आप करके देखो प्रैक्टिकली। तो तीन डॉक्टर, डिफरेंट थॉट्स ऑफ स्कूल के, तीनों डॉक्टर अलग अलग हैं, पर वो तीनों का पहला नियम है कि डायग्नोज फर्स्ट। तो हम लाल किताब वाले डायग्नोज क्यों नहीं करना चाहते भाई? सीधा खाना नंबर, अजी फलाना शुक्र हमारा 8वें में बैठा है तो जी काली गाय की सेवा। अरे भाई, काली गाय की सेवा तो ठीक है, पर शुक्र गड़बड़ करे जब ना। करो काली गाय की सेवा, वो जब बताया है जब शुक्र गड़बड़ कर रहा है। अब ये तो देख लो कि उसके सप्तम, मतलब उसके सेकंड हाउस में शनि डायरेक्ट बैठा हुआ उसको उसके बैठा हुआ है। अब जब शुक्र को फर्स्ट मानेंगे तो शनि तो बिल्कुल डायरेक्ट उसका परम मित्र है, उसको मदद पहुंचा रहा है, उसके रुपए पैसे की कमी नहीं। आप काली गाय के पीछे पड़ गए। हाँ, समझ रहे बात को? तो आपने पहले डायग्नोज करना है, केवल देख के ही नहीं बोलना कि साहब ये फलाना ग्रह तो फलाना गड़बड़ करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने बुध की नाली का कंसेप्ट बताया था। बुध की नाली बन रही है कि नहीं बन रही? जिसकी कुंडली में भी बुध की नाली बन जाएगी, शुक्र में जान आ जाएगी। सिंपल सी बात है। और हम लोग बहुत बड़ी गलती खा जाते हैं, बिना डायग्नोज करे उपायों पे तुल जाते हैं। और मेरे से लोग इस मामले में थोड़ी सी निराशा उनको हाथ लगती है कि 4-5 उपाय ही बताए बस। अरे 4-5 भी बहुत बता दिए, वो भी तुझे खुश करने के लिए। मैं तो दो तीन ही बड़ी मुश्किल से निकलते हैं उपाय, 5-6 बहुत है उनको। क्योंकि जब जो लोग लाल किताब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उम्मीद करते हैं कम से कम 15-20 उपाय तो लिखे होंगे, और कह लो जी पूरे साल भर के लिख दो। अरे भैया, ये कोई छोले भटूरे थोड़ी है जो ये छोले भटूरे ले जाए, ये ले जाए। ये साइंस है। आपस में क्लैश कर जाती हैं चीजें, फिर तो उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं। वो चीजें मतलब लोगों के अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत बड़ा एक इशू है हमारे साथ। और कुछ लोग बड़े जोश में आ जाते हैं कि साहब ये तो एकदम से साइंस बदल देगी, उपाय करेंगे और चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार नहीं होगा भैया, सिंपल सी बात है। चमत्कार जब होगा जब टाइमिंग ठीक होगी, आपकी रेमेडी ठीक होगी, आपका डायग्नोज ठीक होगा, तो चमत्कार घटित होगा। ऐसे नहीं हवा हवाई में चमत्कार हो जाएगा। ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई जादू की किताब नहीं है। इसको बना के लोगों ने पेश कर दिया ऐसे, पर ऐसा नहीं है। ये एक प्योर साइंस है। इसको उसी की तरह ट्रीट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लैनेट को डायग्नोज करो, फाइंड आउट करो ये प्रॉब्लम पैदा कर रहा है तो किस एरिया में प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। फिर बाद में सोचो कि इसकी बेस्ट रेमेडीज क्या हो सकती है। उसमें भी चेक करो कि आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो मैं कहता हूं कि आप बढ़िया से बढ़िया दान करो, पुण्य करो। फिर आप एक आदमी को भोजन देने की जगह 100 आदमियों को भोजन करो। और आपके पास और पैसा है तो आप 1000 आदमियों को करो। आप लिखे को मत मानो कि अगर मान लो कहीं लिखा है 108 मजदूरों से ज्यादा को भोजन कराओ, पर आप कहते हो मैं तो 1000 को खिला सकता हूँ। यस, यू कैन डू इट। आप करो, 1000 से ज्यादा की करो। और वैसे भी भगवान नहीं मानेगा अगर आप 100 का करोगे और 1000 की कैपेसिटी है आप। इसका मतलब आप उस लेवल पर तो अपना कर्मों का चुकता करने के लिए कर ही नहीं रहे ना। जहां पर आपको टैक्स 100 रुपया देना, वहां आप 10 रुपए दिखा रहे हो। वैसे ही वो तो वैलिड नहीं है। हर आदमी को अपने धन के सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपना मान सम्मान बना करके ही दान पुण्य में प्रवेश करना चाहिए। अगर आपकी पावर ज्यादा और बहुत कम करते हो तो भी बेकार है। और आपकी पावर बिल्कुल नहीं है और फिर करते हो उधार मांग करके, तो भी नालायकी है आप, वो भी गलत है। दोनों ही सिचुएशन में अपना एक बैलेंस बना के रखें। अपनी कमाई का 1/10 भाग से ऊपर एक्सीड मत करें कभी भी। ग्रस्त लोगों के लिए है ये। अपनी कमाई का 1/10 भाग, अगर आप लाख रुपए कमाते हो तो महीने का 10,000 रुपये माइंड में रखो कि यू कैन डू इट। और अगर आप कहते हो मैं तो 6 महीने में एक बार करूंगा, तो 60,000 रुपया हो गया। साल में एक बार कोई दान पुण्य करूंगा तो लाख रुपया हो गया। आप साल में एक बार कोई भंडारा करते हैं, लाख रुपए खर्च कर देते हैं, 1 लाख रुपए महीने कमाइए, बहुत अच्छा है। यू कैन डू इट।
ये आपका बनता है। अगर आप 12 लाख रुपया साल का कमाते हो और 1,20,000 रुपये महीने में खर्चना चाहते हो, यू कैन डू इट। पर उसको साल में फिर एक बार ही करो। और आप हर महीने करना चाहते हो तो 10-12 हजार रुपये से ऊपर मत बढ़ने दो अपने दान पुण्य की शक्ति को। बहुत बढ़िया बैलेंस बना करके चलो, गड़बड़ मत करो। लोग गड़बड़ कर जाते हैं, वो नहीं करना। ठीक है गुरुजी, जी। गुरुजी, यदि दूसरे भाव में शनि है तो क्या गुरु के फल को रोकेगा, मतलब दान को रोकेगा क्या? नहीं नहीं, रोकेगा। गुरु का, और गुरु से उसकी कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं। और केतु शनि वर्ष ग्रह, फल में। ध्यान रखिएगा, शनि ग्रह एक जी ऐसे ग्रह हैं जिनको कुछ भी कहा जाए पर वो गुरु के सामने झुकते हैं। जी। और यदि केतु आ जाए वर्ष फल में दूसरे ऐसे नहीं भाव में? देखा करता, ऐसे नहीं ममता जी, नहीं, मुझे दूसरे थोड़ी भाव पता। में मतलब। तो कहीं आ क्या जाओ, दान पहले भी? तरीका बताए ना, पहले देखो। जी अगर आ गए तो आने दो। जी। तो फिर दे हाँ, सकते हैं दान? गुरु का दान फिर नहीं देना। हाँ, वही मैं पूछ रही कि मंदिर में दान देना है यदि, तो फिर हाँ, नहीं दे सकते? नेक्स्ट सेशन में इसी पे चलाऊंगा कि उपाय कैसे किए जाते हैं, कौन कौन सी टेक्निक से जी उपाय करेंगे हम लोग। हम जी बिल्कुल सर एंडिंग इसको सेशन के अंदर चल रहे हैं, है ना। जी तो वो चीज हम कराएंगे कि लास्ट में उपाय कैसे किए जाते हैं। सर इसको अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम हमारा कोर्स हो गया है। तो उसको फिर अब हम थोड़ा सा उस तरीके से उपायों की तरफ चलेंगे। हाँ बताइए कुमुद जी। सर इस कुंडली में हमें मंगल का उपाय करना चाहिए, कौन सी कुंडली में? इसी में जो आपने हमें दी है। क्यों? क्योंकि केंद्र में मंगल, मजबूत। चंद्रमा मंगल मन का वो प्रॉब्लम आ रही है या हेल्थ की आ रही है, वो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं, वो सामने वाला अगर क्वेश्चन रखेगा तो अपन करेंगे, राइट। है ना। देखो, बिना मतलब किसी को कभी भी बिना तकलीफ जाने या समझे कभी जी किसी को रेमेडी मत दो। जी क्या पता जो आप सोच रहे हो वो उस तकलीफ से गुजर ही ना रहा हो। जो फील कर रहा है ना, उसकी पहले प्रायोरिटी पे लो। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर को कहते हैं सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब कुछ करो। और डॉक्टर बार बार पीछे पड़ा रहे, नहीं पेट के दर्द का बता पहले, तो पेट का दर्द ठीक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं जी, पेट का तो नहीं है। नहीं, पेट की गोली भी तो देनी पड़ेगी, जब सर में दर्द है तो पेट में भी तो आ सकता है। वो बंदा परेशान है, वो कह रहा है यार सर का दर्द के लिए आया हूँ, पेट का तो दर्द है ही नहीं मेरे पास। होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो वो काम मत करो। वो कहते हैं ज्योतिष में नियम है, फील, फेल्ट, फाउंड। फीलिंग को चेक करो। वो कौन बताएगा? वो सामने वाला बताएगा कि उसको फील क्या हो रहा है। उसकी बात सुनने के बाद आपको क्या फील आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है प्लेनेट से। फिर थर्ड है स्टेज फाउंड। कुंडली में चेक करो। अपनी फीलिंग को साइड में रख दो। 1 मिनट के लिए फीलिंग लेनी है। अच्छा, ये कह रहा है मेरा वाइफ से झगड़ा है, इसका मतलब शुक्र का प्रॉब्लम। अब ये एस्ट्रोलॉजी की फीलिंग है, एस्ट्रोलॉजर की। पर यकीन मत करो, चेक करो कि क्या शुक्र का वास्तव में झगड़ा है या कुछ और ही बात है। फाउंड, पाया क्या? हो सकता है बंदा सही तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हो आप। हो सकता है बंदा गलत बोल गया हो सकता है कई बार लोग ड्रामेबाजी कर जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं। तो आपने फाउंड को मानना है, निष्कर्ष पे पहुंचना। फाउंड, फील, फेल्ट, फाउंड, ये चीज हमेशा याद रखो। फील आएगा जो सामने वाला बता रहा है, जो बोल रहा है उसे बोलने दो, उसे रोको मत। जो रोता है रोने दो, हंसता है हंसने दो, अच्छे से अच्छा बोलता है अच्छे से अच्छा बोलने दो। वो उसका है मैटर, उसकी बारी। फिर खुद समझो कि क्या हो सकता है। फिर कुंडली में देखो, सारे सूत्र लगा करके ये कितना ठीक बोल रहा है, सब कुछ ठीक मिले, फिर गिव रेमेडीज। फिर रेमेडीज दो और समझा दो उसे। ये है तरीका सही काम करने का। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। नेक्स्ट सेशन हम लोग